एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक जिसमें सजीव चीजें आती हैं, जैसे मैं हूँ, आप हूँ, सूक्ष्म जीव, पादप है, ये सब क्या है, हम लोग जैविक घटक है। तो प्लैंक्टन्स है, बैक्टीरिया है, वर्म्स है, स्नेल यानी घोंगा है, मेढक, फ्रॉग है, फिशेज है, ये सब क्या हो गए, ये सब जैविक घटक हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आवाज क्या है, तो आप बोलेंगे मैम जहाँ पे हम रहते हैं वही हमारा आवाज है, मेरा घर मेरा आवाज है मैम। ये लोग बोलते हैं ना हमारा आवाज इस मोहल्ले में इस जगह पे। ये मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर अपराजिता सिंह और फिजिक्स बाय पंकज सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जो वीडियोस हमारे माध्यम से आपके पास तक जा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि मैम ये चीज़ें समझ में आ रही है, यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ताकि हम भी उस चीज़ों को समझ सकें। उसके लिए कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आज हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो चैप्टर का नाम क्या है? पारितंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी बात की थी। आज उसी श्रृंखला में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखो ये जो चैप्टर है भाई, ये आपके नीट में तो इम्पोर्टेंट है ही है, वहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, लेकिन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका एमपी बोर्ड हो, हर बोर्ड में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। एकदम आसान सा चैप्टर है और साथ ही साथ हमें बहुत सारे नंबर्स भी दिलाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे और ये चैप्टर पूरा अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें, आ जाइए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाम से ही भाई पता चल रहा है कि चैप्टर का नाम क्या है? पारितंत्र। चैप्टर का नाम क्या है? पारितंत्र। तो हम बात कर चुके हैं, देखो पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी बात की थी। और क्या बात किया था आप बताओ? हमने बात किया था, आपने कहा था मैम जो इकोसिस्टम होता है यानी कि जो पारितंत्र होता है वो दो घटकों से मिलके बना होता है। क्या बताया था आपने मुझे कि मैम जो इकोसिस्टम होता है, जो इकोसिस्टम होता है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है। एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक जिसमें सजीव चीजें आती हैं, जैसे मैं हूँ, आप हूँ, सूक्ष्म जीव, पादप है, ये सब क्या है, हम लोग जैविक घटक हैं। और अजैविक घटक में क्या होता है, जैसे आपका जल हो गया, आपका वायु हो गया, आपका धरती हो गया, ये सब क्या हो गए? अजैविक घटक हो गए। तो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन है नहीं भाई, हमको पता है कि क्या होता है इकोसिस्टम। क्या होता है इकोसिस्टम? जैविक घटक और अजैविक घटक को जोड़ के बना होता है, जिसमें जैविक और अजैविक दोनों ही चीजें क्या होती हैं? सम्मिलित रूप से पाई जाती हैं। यहाँ तक हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्लियर है। अब देखो जो पारितंत्र शब्द है बेटा, वो एक साइंटिस्ट थे टेंसले, उन्होंने दिया था। और कब दिया था? 1935 में दिया था, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1935 में एक साइंटिस्ट थे टेंसले, जिन्होंने ये क्या किया था? शब्द दिया था, ठीक है। एक चीज़ और देख लेते हैं हम यहीं पे कि जो जैविक घटक है, जो सजीव हैं, उनमें हमें तीन तरह की चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी। अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो मैं फिर से बता दूं उनमें क्या क्या है। एक तो है भाई उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स, घासेस, ये सब क्या है? प्रोड्यूसर्स, उत्पादक, जो उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे कौन आएंगे? उपभोक्ता, जो उनका उपभोग करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो दूसरे श्रेणी क्या होगी जैविक घटक में? उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स। और तीसरे हैं अपघटक यानी कि डीकम्पोजर्स। जब कोई मर जाता है, बॉडी क्या होती है? बोलते हैं ना बॉडी डीकम्पोज हो रही है। तो जो सूक्ष्म ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कवक होते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि बड़े जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको तोड़ के छोटे 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 किस्में अकार्बनिक पदार्थों में चेंज कर देते हैं। यही क्या है? यही आपका अपघटन है कि पूरा क्या होता है, बड़े चीज़ों को तोड़ तोड़ के एकदम छोटे टुकड़ों में ले आते हैं, ठीक है। और वापस से मृदा में क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। तो यही क्या हो गया? अपघटक। तो देखो जैविक घटक में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है? उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, उपभोक्ता, और डीकम्पोजर्स यानी कि अपघटक, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे चले, चलो भाई। अब देखो नेक्स्ट क्या है। देखो ये आपका
ये आपका पारितंत्र है, इसको हम एक जलीय पारितंत्र बोल रहे हैं और इसको हम एक स्थलीय पारितंत्र बोल रहे हैं। तो देखो हमने पारितंत्र का डेफिनेशन क्या देखा था, हमने पारितंत्र का डेफिनेशन देखा था कि जिसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों हो रहे हो, ठीक है। तो देखो ये जो जलीय पारितंत्र है इसमें क्या है, आपके फिशेस हैं, प्लैंकटॉन्स हैं, प्लैंकटॉन्स बैक्टीरिया हैं, छोटे छोटे प्लैंकटॉन्स हैं जिनको क्या होता है, जो समुद्री जीव या जो लोग तालाब में रहते हैं जीव, वो क्या होता है, वो उसको खाते हैं, ठीक है। तो प्लैंकटॉन्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वर्म्स हैं, स्नेल यानी घोंगा है, मेढक, फ्रॉग है, फिशेस है, ये सब क्या हो गए, ये सब जैविक घटक हो गए। वहीं पे आप देख लो पानी है, वायुमंडल है, आपका क्या है, स्थल है, ये सब क्या हो गया, ये सब आपका अजैविक घटक हो गया। तो देखो सिंपल क्या है, ये एक क्या है, जलीय पारितंत्र है जहाँ पे आपको जैविक प्लस अजैविक घटक दोनों ही देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम स्थलीय पारितंत्र को देख लें बेटा, तो देखो स्थलीय पारितंत्र में क्या है कि ये देखो आपको पहले तो पौधे दिख रहे हैं और क्या दिख रहे हैं, आपको ग्रीन ग्रासेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये आपके उत्पादक हो गए, जैविक घटक में आते हैं लेकिन आपके क्या है, प्रोड्यूसर्स हो गए, ठीक है। फिर इन पौधों को कौन खा रहा है, ये खरगोश कह रहा है मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो कंज्यूमर्स हो गए, क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। अब इस खरगोश को या इस हिरन को, ये लोग क्या है, ये सब प्राइमरी कंज्यूमर्स है क्योंकि शुद्ध शाकाहारी हैं, ये क्या खा रहे हैं, ये सिर्फ घास खा रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स खा रहे हैं। अब इनको किसने खाया, मान लो शेर ने खा लिया, या मान लो इसको खरगोश है, इसको सांप ने खा लिया या लोमड़ी ने खा लिया, ठीक है। तो वो क्या हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए। उनको भी जो खाएगा, मान लो लोमड़ी है, कुत्ता है, इनको भी जो खाएगा, जैसे शेर हो गया, सांप को बाज ने खाया, या मनुष्य हो गया, शेर, मनुष्य, बाज, ये सब क्या है, टर्चरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, तृतीय उपभोक्ता है। जनरली तृतीय या चतुर्थ के बाद हम नहीं जाते क्योंकि वहाँ जाते जाते तक एनर्जी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो हम जो ये बनाते हैं, ये पिरामिड्स अभी भी आप देखेंगे तो हम तृतीय चतुर्थ तक ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, सेकेंडरी हो गए और टर्चरी हो गए। अब देखो यहाँ पे भी जो खरगोश है, सांप है, शेर, ये सब क्या हो गए, बाज है, जैविक घटक हो गए, प्लांट हो गए, वायुमंडल हो गया, धरती हो गई, ये सब क्या हो गए, अजैविक घटक हो गए। तो ये क्या है, ये एक स्थलीय पारितंत्र है जिसमें जैविक प्लस अजैविक दोनों ही तरह के घटक क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। क्लियर है ना, ठीक है। तो देखो प्रकार क्या हुए पारितंत्र के, आप बोलेंगे मैम एक हो गया स्थलीय प्रकार जिसमें हमें जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल, ये सब पारितंत्र देखने को मिल रहे हैं। और ये सब कैसे हैं, प्राकृतिक पारितंत्र है, क्योंकि जंगल हमने नहीं बनाया, घास के मैदान हमने नहीं बनाए, है ना। तो जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल, ये सब क्या हो गए, प्राकृतिक पारितंत्र है जिनको नेचर ने बनाया है, जिनको प्रकृति ने बनाया है। अब अगर मैं बात करूं कि कृत्रिम पारितंत्र बताओ भाई कि कृत्रिम पारितंत्र क्या होता है, तो जैसे कि जंतु उद्यान हो गए, जू हो गया, हम लोग अपन जू घूमने जाते हैं ना, तो देखो जू में क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो जैविक घटक भी हो गए, प्लस जमीन, वायुमंडल, ये सब, पानी, ये सारी चीजें होंगी, तो अजैविक घटक भी हो गए। तो वो पारितंत्र तो है लेकिन वो आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड यानी कि कृत्रिम पारितंत्र है। इतना क्लियर है। उसी तरीके से दूसरा प्रकार अगर हम देख लें, एक तो हो गया स्थलीय पारितंत्र, दूसरा क्या हो गया, जलीय पारितंत्र। अगर हम जलीय पारितंत्र देखते हैं बेटा, तो जलीय पारितंत्र में क्या हो गया, नदी हो गई, झरने हो गए, ज्वर नद मुख हो गया, तालाब हो गया, समुद्र हो गया, ये सब प्राकृतिक हो गए। अब देखो तालाब प्राकृतिक भी हो सकते हैं, कृत्रिम भी हो सकता है, क्योंकि तालाब नेचर प्रकृति द्वारा बनाया भी हो सकता है और मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से भी तालाब का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तो तालाब कैसा हो गया, कृत्रिम भी हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है, ठीक है। बाकी आपको पता है नदी हो गया, समुद्र हो गया, झरने हो गए, ज्वर नदमुख हो गया। अच्छा ज्वर नदमुख क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है, आपने पहले से सुना होगा कि नदियाँ जो है वो जाके सागर में मिलती हैं। तो नदियाँ, ये मान लो यहाँ पे सागर है, ये क्या है, सागर है, महासागर है, ठीक है, और यहाँ से नदियाँ जा रही हैं और इस सागर को मिल रही हैं। तो ये जो स्थान है जहाँ पे ये मिल रही हैं बेटा, ये जो स्थान है जहाँ पे ये मिल रही हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं ज्वर नद मुख बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कृत्रिम देख लें तो तालाब, जैसे मैंने बताया कि तालाब भी क्या होता है, कृत्रिम पारितंत्र में भी आ सकता है और प्राकृतिक में भी आ सकता है। उसके अलावा अपन घर में एक्वेरियम रखते हैं जिसमें हम लोग फिश रखते हैं, घोंघा रखते हैं, काई डाल देते हैं, पानी भर देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक
कृत्रिम रूप से जलीय पारितंत्र हो गया। क्या हो गया? कृत्रिम रूप से जलीय पारितंत्र हो गया। ठीक है, क्या? एक्वेरियम। ठीक है, जिसको आप जल जीवशाला भी बोलते हो। और तालाब तो है ये कि आप उसको कृत्रिम भी बना सकते हो और वो प्राकृतिक भी हो सकता है। तो ये पारितंत्र के प्रकार हो गए बेटा। क्या हो गया? स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। ठीक है, अब देखो जो पारितंत्र है बेटा, वो पानी की एक बूंद से लेके, देख रहे हो आप, पानी की एक बूंद भी एक अपने आप में एक पारितंत्र है। और नदी, समुद्र, झरने, ये सारे भी अपने आप में क्या है? पारितंत्र है। पानी की एक छोटी सी बूंद होती है तो देखो उसमें जल है, अजैविक घटक है। उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब क्या है? जैविक घटक है। तो पानी की एक छोटी बूंद भी अपने आप में क्या है? एक पारितंत्र है। ठीक है, अब देखो आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा है, देख लेते हैं कि जैविक तथा अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना विकसित होती है। और जो प्रत्येक प्रकार के पारितंत्र की विशिष्टता है, एक पारितंत्र की पादप एवं प्राणी प्रजातियों की पहचान एवं गणना इनकी प्रजातियों के संगठन को प्रकट करती है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने एक टर्म देखा, क्या हो गया भाई, यहाँ पे हमने एक टर्म देखा। वो टर्म क्या था? वो टर्म क्या था? कोई बात नहीं, नहीं मिट रहा है। ये टर्म क्या था? स्तर विन्यास। तो देखो स्तर विन्यास क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। अभी आप आगे देखेंगे वैसे कि जब आप किसी जंगल में जाएं तो आप देखेंगे कि नीचे कुछ घासें होती हैं। ठीक है, फिर आपको कुछ जड़ी बूटियां दिखेंगी, फिर आपको क्या दिखेंगे? कुछ पौधे दिखेंगे, झाड़ियां दिखेंगी। तो देखो पहले क्या है, नीचे क्या होता है? घास है, फिर उनसे बड़े क्या हुए? आपके जड़ी बूटियां, झाड़ियां हो गई, उनसे बड़े क्या हो गए? क्या हो गए? पेड़ हो गए। तो ये क्या है? ये एक ऊर्ध्वाधर वितरण है। इसी को हम क्या कहते हैं? स्तर विन्यास करते हैं कि एक लेयरिंग पाई जाती है, स्तर पाया जा रहा है, फर्स्ट स्तर, सेकंड स्तर, थर्ड स्तर। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्तर विन्यास बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? चलो अब देखो, अगर हम देख लेते हैं, आपके बुक में दो टर्म्स दिए हैं, एक होता है आवास और दूसरा होता है निच, जिसको हम निच बोलते हैं, निकेत बोलते हैं, निश बोलते हैं, हम जो चाहो वो बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो आवास क्या होता है? व्हाट इज हैबिटेट। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आवास क्या है, तो आप बोलेंगे मैम जहाँ पे हम रहते हैं वही हमारा आवास है, मेरा घर मेरा आवास है मैम। ये लोग बोलते हैं ना हमारा आवास इस मोहल्ले में इस जगह पे है, नहीं, उसको आवास नहीं कहते हैं। ठीक है, वो आपका मकान है, वो जो आपने कृत्रिम रूप से बनाया है। ठीक है, दैट इज योर होम, जो आपने कृत्रिम आर्टिफिशियल रूप से आपने अपने आप से ईंट और पत्थरों से बनाया है। ठीक है, तो फिर आवास क्या हुआ? हैबिटेट क्या हुआ? हैबिटेट होता है वह प्राकृतिक वातावरण जहाँ पे हम रह रहे हैं। ठीक है, वह प्राकृतिक वातावरण जहाँ पे हम रह रहे हैं। जैसे मान लो आप पहाड़ी एरिया में रह रहे हो, तो आपका जो प्राकृतिक आवास, जो आपका हैबिटेट हुआ, वो क्या हुआ कि हाँ भाई आप पहाड़ी एरिया में रह रहे हो। ठीक है, कोई लोग घास के मैदान में रहते हैं, कोई लोग मरुस्थल में रहते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट यानी आवास का डेफिनेशन क्या बना बेटा? क्या बना? वह प्राकृतिक वातावरण जहाँ जीव रह सके या जहाँ जीव रहते हैं, वह प्राकृतिक वातावरण जहाँ जीव रह सके या जहाँ जीव रहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज एक जंगल, तो अभी आप देखो कि जंगल में क्या है? बहुत तरह के जीव रह रहे हैं। ठीक है, जंगल में शेर भी रह रहा है भाई, जंगल में भालू भी रह रहा है, जंगल में हिरन भी रह रहा है, जंगल में चिड़िया पक्षी भी रह रहे हैं, जंगल में चूहे भी रह रहे हैं। तो बहुत ढेर सारे जो है जीव वो एक साथ क्या होता है? जंगल में आपको दिख रहे हैं। तो ये उनके लिए क्या हो गया? ये उनका प्राकृतिक आवास हो गया। तो क्या एक प्राकृतिक आवास में कई सारे लोग रह सकते हैं? हाँ, रह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम देख लेते हैं निश या निकेत क्या होता है। देखो अब कोई जिस भी आवास में रह रहा है वहां पे वो कोई ना कोई कार्य करेगा, उसका कोई स्पेसिफिक कार्य होगा। जैसे शेर होगा, उसका काम क्या होगा? शिकार करना। हिरन क्या है? वो अपना घास खाएगा। ठीक है, प्रजनन करेगा। तो हर किसी का अपना क्या है? हर किसी का अपना कार्य है।
है। तो डेफिनेशन क्या बनी कि पारितंत्र के जीव की क्रियाशीलता, जो भी पारितंत्र में जो भी जीव पाए जा रहे हैं, क्योंकि एक पारितंत्र क्या है, एक जैविक और अजैविक घटकों को मिला के ही पारितंत्र बन रहा है। और पारितंत्र में अगर कोई जीव रह रहा है तो उसकी जो क्रियाशीलता है बेटा, वही क्या कहला रहा है, वही निच कहला रहा है। आप इसको अगर दूसरे शब्दों में कहना चाहो तो क्या कह सकते हो, बताओ मुझे। आप बोलोगे कि मैम जीव का निश्चित कार्य अपने आवास पर, किसी भी जीव का एक निश्चित कार्य अपने आवास पर ही क्या कहलाता है, निकेत या निश कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? आगे चलें। वेरी गुड। चलो देखो, अब हम देख लेते हैं पारितंत्र के लक्षण। क्या देख लेते हैं? पारितंत्र के लक्षण। ठीक है, देखो पारितंत्र के लक्षण क्या है बेटा। पहला हम देख लेते हैं, ये प्रजातीय संगठन बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे स्तरीकरण देखने को मिलता है। ठीक है, प्रजातीय संगठन क्या है भाई, देख लो कि जंगल है, जैसे मैंने अभी पीछे भी एग्जांपल दिया था कि सभी जीव संगठित होकर क्या बनाते हैं, प्रजातीय संगठन के सभी जीव एक साथ संगठित मतलब क्या होता है, इकट्ठा होकर रहते हैं कहाँ पे, जंगल में। तो यही क्या हो गया, प्रजातीय संगठन हो गया। ठीक है, जैसे अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रजातीय संगठन कहाँ देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा प्रजातीय संगठन कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप क्या बताएंगे, बताइए, बताओ बताओ जल्दी बताओ भाई, क्या होगा उसका आंसर। तो उसका आंसर है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। देखो धूप भी आ रही है, पानी भी आ रही है, मैक्सिमम ग्रोथ होगा, परिस्थितियां अनुकूल हैं, तो सबसे ज्यादा प्रजातीय संगठन कहाँ पे देखने को मिलेगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ के जो कंडीशंस है वो अनुकूलन है, वो प्रजनन करने के लिए, जीवित रहने के लिए क्या है, एकदम अनुकूल है। तो भाई खूब प्रजाति वहाँ पे आराम से फलेगी फूलेगी, और इसलिए सबसे ज्यादा प्रजातीय संगठन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में देखने को मिलता है। इसी का अगर अपोजिट एकदम क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई सबसे कम प्रजातीय संगठन देखने को कहाँ पे मिलेगा, तो उसका जवाब क्या होगा, मरुस्थल, क्योंकि एडवर्स कंडीशंस है भाई, ना पानी आ रहा है, रहने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, जीवों को संघर्ष करना पड़ रहा है, कंडीशंस जो हैं वो सुटेबल नहीं है। तो जो सबसे न्यूनतम प्रजातीय संगठन है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा मरुस्थल में। ठीक है, अब अगर हम देख लेते हैं स्तरीकरण क्या है, तो हमने पहले ही देखा कि प्रजातियों को ऊर्ध्वाधर रूप से बांट देना। किसी प्रजाति है, अगर कोई जगह है जहाँ पे प्रजातियां पाई जा रही है, तो उनको ऊर्ध्वाधर रूप से, स्तर से क्या होना है, उनको बांट देना। जैसे एक जंगल है तो वहाँ पे घास पाई जाएगी, ठीक है, फिर क्या पाए जाएंगे, झाड़ियाँ पाई जाएंगी, पौधे पाए जाएंगे। तो यही क्या कहला रहा है, यही कहला रहा है स्तरीकरण। यही क्या कहला रहा है बेटा, स्तरीकरण कहला रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम प्राकृतिक तंत्र में सारे घटक और इकाई के रूप में, मतलब प्राकृतिक तंत्र में सारे घटक एक इकाई के रूप में तब क्रियाशील दिखते हैं जब आप निम्न पहलुओं पर दृष्टि डालते हैं। ठीक है, देखो ये सारे ही टर्म्स जितने लिखे हैं ये एक दूसरे से क्या है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। क्या क्या इनमें याद करो, इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। उत्पादकता, उत्पादक, जो उत्पादक हैं वही क्या करेंगे, उत्पादकता को दर्शाएंगे। अभी इन सारे एक एक पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा हो गया भाई अपघटक, अपघटन, डिकम्पोजर्स। तीसरा हो गया ऊर्जा प्रभाव, और चौथा हो गया पोषण चक्र। तो अब हम एक एक करके इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्पादक। क्या देखते हैं, उत्पादक। ठीक है, अब उत्पादक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखो लिखा भी हुआ है, प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। किस चीज का उत्पादक हो रहा है भाई, किस चीज का उत्पाद हो रहा है, हम किसको उत्पादक बोलते हैं और क्यों। ठीक है, तो देखो उत्पादक जिस दर से प्रोडक्ट बनाएंगे उसी को हम उत्पादकता बोलते हैं। अभी आपने पीछे एक शब्द देखा उत्पादकता, तो उत्पादकता क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर बोलूं मैं, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, उत्पादक जिस दर से उत्पाद बनाएंगे, जिस दर से उत्पाद बनाएंगे
उत्पाद बनाएंगे, उत्पादक जिस दर से उत्पाद बनाएंगे बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं उत्पादकता। इतना क्लियर है? ठीक है, आप देखो क्या बनाएंगे भाई, यहाँ क्या बनाने की बात चल रही है, देखो क्या बनाने की बात चल रही है, बायोमास बनाने की दर, जैव भार, क्या जैव भार या बायोमास बनाने की दर, जैव भार या फिर बायोमास। अच्छा, अभी कितने बच्चों को नहीं पता है कि जैव भार या बायोमास क्या होता है? जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ, जिनको पता है वो बताओ, यस मैम लिखो, यस मैम हमें पता है, जिनको नहीं पता है लिखो मैम हमें नहीं पता है। ठीक है, यस और नो में करके जवाब दे दो। ओके, तो बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है कि जैव भार यानी कि बायोमास क्या होता है, और कितने बच्चे जिनको नहीं पता है? देखो नहीं पता है, बताऊं मैं? बायोमास मतलब होता है बेटा कुल कार्बनिक पदार्थ, कुल, जैसे आपको पता है कि कार्बनिक और अकार्बनिक दो पदार्थ होते हैं, तो अगर हम सिर्फ कार्बनिक पदार्थ की बात करें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जितना टोटल कार्बनिक पदार्थ पाया जा रहा है उसकी बात करें, तो वो क्या कहलाता है? जैव भार। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो उसका कुल कार्बनिक पदार्थ है वही उसका क्या कहलाता है? जैव भार। अच्छा, अब ये बताओ कितने बच्चों को ये पता है कि कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? बच्चे अक्सर क्या होता है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बताओ। अक्सर बच्चों से हम पूछते हैं कि बेटा बताओ कार्बनिक पदार्थ क्या है, तो बोलते हैं मैम मैम पता है जिसमें क्या कार्बन पाया जाए वही कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या ये बात एकदम सही है? क्या होता है कार्बनिक पदार्थ? हाँ, मैं बताऊं? देखो कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, जिनमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला पाई जाए, जिनमें क्या हो, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला पाई जाए, हाइड्रोकार्बन की क्या पाया जाए बेटा? श्रृंखला पाई जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला पाई जाए उनको ही हम क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, बायोमास का मतलब क्या हो गया? कुल कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? जिनमें हाइड्रोकार्बन की क्या हो, श्रृंखला पाई जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब कार्बनिक पदार्थ जैसे आपका क्या क्या हो गया? प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, विटामिन हो गए, सब क्या हो गया? आपके कार्बनिक पदार्थ हैं। अकार्बनिक पदार्थ अब बताओ क्या हुए? जैसे आपका लवण हो गया, जल हो गया, ठीक है, ये सब आपके क्या हो गए? CO2 हो गया, ये सब आपके क्या हो गए? अकार्बनिक पदार्थ। अगर आप उस हिसाब से जाओगे कि मैम जिसमें कार्बन पाया जाता है, तो भाई CO2 में भी तो कार्बन पाया जा रहा है ना, CO2, ठीक है, तो क्या हो गया? उसको कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए, लेकिन वो क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, ठीक है भाई, इतना समझ में आया? अब देखो ये जो उत्पादक हैं, जो उत्पादकता दिखा रहे हैं, ये जो उत्पादक हैं जो उत्पादकता दिखा रहे हैं, ये निर्भर किस पे करते हैं? ये निर्भर किस पे करते हैं भाई? क्या ऐसी चीज है जो इनको उत्पादकता बनाने में मदद करती है? बताओ। तो वो जो चीज है जिस पे उत्पादक निर्भर करते हैं वो क्या है? वो है आपकी सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ये लेते हैं और सौर ऊर्जा की मदद से जो उत्पादक हैं वो क्या करते हैं? वो उत्पादकता को दर्शाते हैं, वो अपने उत्पाद बनाते हैं। तो सौर ऊर्जा में क्या क्या होता है? ये प्रकाशीय, सौर ऊर्जा को बेटा प्रकाशीय ऊर्जा भी कह सकते हो। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको सौर ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उत्पादक बेसिकली करते क्या है? उत्पादक बेसिकली करते क्या है? सौर ऊर्जा या फिर प्रकाशीय ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। बताओ यहां तो कोई दिक्कत है? उत्पादक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है,
ठीक है। अब चलो एक चीज और यहाँ पे समझ लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि उत्पादकता के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, उत्पादकता का अगर हम प्रकार देखें, उत्पादक के अगर हम प्रकार देखें तो एक होते हैं प्राथमिक उत्पादक और दूसरा क्या होता है, द्वितीयक। ठीक है, अब मुझे कौन मुझे बताएगा कि प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता क्या होती है। अगर हम उत्पादकता कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अगर हम उत्पादकता की बात करें जहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकता हम देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, कौन मुझे बताएगा। देखो, जो स्वपोषी की उत्पादकता होती है बेटा, स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद क्या कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, स्वपोषी की उत्पादकता ये क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है। और जो उपभोक्ताओं की उत्पादकता होती है, जो उपभोक्ताओं की उत्पादकता होती है, उपभोक्ता क्या हो गया, याद आया, कंज्यूमर्स, जो किस पे डिपेंड है, जो स्वपोषी है। ठीक है, तो उपभोक्ताओं की जो उत्पादकता होती है वो क्या कहलाती है, द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है। ठीक है, क्लियर है, आगे चले। चलो आप देखो, प्राथमिक उत्पादकता पे थोड़ा बात करते हैं। पृथ्वी पर कुल 170 बिलियन टन जो है उत्पादकता हो रही है। ठीक है, जिसमें 30% स्थल पर है और 70% जल पे। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे आप मुझे भाई, आप मुझे बताएंगे कि मैक्सिमम उत्पादक कौन है। आपको पता है, ठीक है, पृथ्वी पर ये कुल उत्पादकता है। ठीक है, उसमें भी आपको पता है, सबको पता है, आपने बचपन से पढ़ा है कि पृथ्वी पे 70% जल होता है और 30% क्या है, स्थल यानी कि जमीन यानी कि लैंड है। इतना पता है अपन को, यस मैम। ठीक है, 70% जल पाया जा रहा है और 30% क्या पाया जा रहा है, स्थल पाया जा रहा है। तो अब मेरा ये सवाल है आपसे, कौन मैक्सिमम उत्पादकता दिखाएगा, स्थल ज्यादा मैक्सिमम उत्पादकता दिखाएगा या जल। तो आप इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे, आप बोलेंगे कि मैम 70% जल है, तो यानी कि जल में कौन उत्पादकता दिखाता है, जो पादप प्लवक होते हैं, है ना, यही तो बोलेंगे, पादप प्लवक, जिनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया, पादप प्लवक को हम क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। तो अगर आप अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप बोलेंगे कि मैम 70% जल है तो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, ज़्यादा चीज़ें कवर कर रहा है भाई, इसमें पादप प्लवक भी ज़्यादा पाए जाएंगे, तो ज़्यादा कौन शो करेगा, आप बोलेंगे कि मैम जल में ज़्यादा उत्पादक होंगे। लेकिन ये गलत है बेटा। ठीक है, ज्यादा उत्पादकता कौन दिखाता है, वो दिखाता है स्थल, जहां पे 155 बिलियन टन जो है उत्पादक, 155 बिलियन टन भी लिख लो भाई, ये क्या हो गया मैक्सिमम। और यहाँ पे जल में कितना देखा जाता है, सिर्फ 55 बिलियन टन ही देखने को मिलता है। तो अगर ये जो सवाल था मेरा कि मैक्सिमम उत्पादक कौन है, तो आप बोलोगे मैम स्थल पे। देखो वही वाली बात है ना, जैसे अगर छोटी छोटी चींटियां हो ढेर सारी और एक बड़ा सा हाथी हो, ठीक है, तो जल में क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स तो मिल रहे हैं, पर क्या है, वो बहुत छोटे है ना भाई, वो बहुत ढेर सारे मिलेंगे तब जाके एक कोई चीज बनाएंगे। ठीक है, जबकि स्थल का एरिया कम है, लेकिन यहाँ पे जो उत्पादक है वो क्या है, वो जल की तुलना में क्या है, ज्यादा मिल रहे हैं। तो मैक्सिमम उत्पादकता कहाँ देखने को मिलती है, उत्पादक कौन होते हैं, जो 30% स्थल है वहां पे हमें देखने को मिलती है, 115 बिलियन टन। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा, जो आपको थोड़ा टफ भी लगता है और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वो क्या है, वो है कि प्राथमिक उत्पादकता को हम
प्राथमिक उत्पादकता में यहाँ पे हम दो टर्म पढ़ेंगे, ठीक है। एक है जीपीपी जिसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर बोल रहे हो आप, और दूसरा है एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है, यानी नेट प्राप्त और सकल कुल प्राप्त। क्या होता है कौन बताएगा? जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोड्यूसर और एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोड्यूसर या नेट प्राप्त क्या होता है कौन बताएगा? सॉरी, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप लोग उसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हो, है ना। पता है किसी को? पता है तो भाई कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से मुझे। चलो अच्छा आओ देख लेते हैं, ठीक है। सपोज एक पौधा है, क्या देख रहे हैं हम कि सपोज क्या है, ये एक पौधा है, ठीक है, ये एक पेड़ है या पौधा है, और ये 1000 ग्लूकोज अणु क्या हो रहा है, बना रहा है। कुल कितना बना रहा है? 1000 ग्लूकोज अणु बना रहा है, ठीक है। अब ये मत पूछना कि मैम कैसे बना रहा है, आप लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, सबको पता है, सबने पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा है फिर वो पिटाई खाएगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आपको सबको पता है, वहाँ पे क्या बनता है आपका, ग्लूकोज स्टार्च, पढ़ा है ना फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, अभी आगे भी हम देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो सपोज कि एक प्लांट है, वो 1000 ग्लूकोज अणु कुल बना रहा है, ठीक है। तो ये जो कुल 1000 ग्लूकोज अणु है, यही है ग्रॉस प्राइमरी प्रोड्यूसर, सकल कुल उत्पाद या जीपीपी। यही जो कुल उत्पाद है बेटा, कुल देखो यहाँ पे कुल लिखा भी है ना, कि जो है जो 1000 ग्लूकोज अणु है, ये क्या हो गया, इसका जीपीपी हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है? अब बोलोगे मैम एनपीपी क्या हुआ, फिर ये बताइए, ठीक है। अब ये जो 1000 ग्लूकोज अणु प्लांट ने कुल बनाए, इनमें से कुछ खर्च भी तो करेगा ना भाई। सपोज आपने खाना खाया और आपने 500 ऐसे मान लो, कुछ भी एनर्जी के फॉर्म में मान लो कि आपने उतनी एनर्जी के फॉर्म में उतना जो है 500 किलो कैलोरी या कुछ भी उतनी एनर्जी आपने गेन की, जस्ट एग्जांपल, ठीक है। अब जब अपने काम कर रहे हो, आप सेशन कर रहे हो, आप चल रहे हो, आप खेल रहे हो, आप कूद रहे हो, तो कुछ चीज़ें इसमें खर्च भी तो होंगी ना, खर्च होंगी। जो अपन ज़्यादा खाना खाते हैं, मान लो हम लोग खाना खा रहे हैं, तो जितना बॉडी को ज़रूरत हो तो उतना बॉडी ले लेता है, बाकी क्या करता है, फैट डिपोजिशन के रूप में बॉडी में क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। जब बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो बॉडी उन फैट्स को तोड़ती है, नहीं तो फिर मोटापा चढ़ता है, फिर डॉक्टर कम करवाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से मान लो प्लांट के पास पूरे 1000 ग्लूकोज अणु थे। अब प्लांट अपने लिए मान लो वो श्वसन कर रहा है, अपनी क्रियाओं में, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए उनमें से कुछ खर्च करेगा ना, खर्च तो करेगा ही ना। ग्लूकोज अणु बनाया है किस लिए, क्योंकि उसको अपनी भी तो दिनचर्या चलानी है ना। तो श्वसन में, क्योंकि श्वसन ही मान लेते हैं, उसमें जैसे जो भी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसमें उसने कुछ खर्च किया। मान लो कितना खर्च कर दिया, 1000 में से मान लो 400 अणु खर्च कर दिए, ठीक है। इसको आर से दिखा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे श्वसन मान के चल रहे, रेस्पिरेशन मान के चल रहे हैं। आपके बुक में जो ईसी आर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मान लो इसमें 400 अणु उसने खर्च कर दिए। आप इसके पास कितने बचे, 1000 में से 400 घटाओगे तो कितना बचेगा? इतनी मैथ्स तो किसी की खराब नहीं हो सकती ना। 600 अणु बचे, ठीक है। तो ये जो 600 अणु हुए बेटा, यही क्या हो गया, यही एनपीपी नेट प्राप्त हो गया। यानी कि एक कुल होगा, उसने कुल 1000 अणु बनाए, या मान लो कुल 2000 अणु बनाए, कुछ 5000, कुल 5000 ग्लूकोज अणु बनाए। तो ये जो कुल 1000, 2000 या 5000 अणु थे, ये इसका क्या हो गया, जीपीपी हो गया, सकल कुल उत्पाद हो गया। अब उसमें से उसने जितने खर्च कर दिए अपने श्वसन में या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, ठीक है, उसको घटा के बाकी का जो बचेगा वही क्या कहलाएगा, एनपीपी, जिसको वो क्या करेगा भाई, यही क्या होगा, उसका बचेगा, उसको स्टोर कर लेगा वो, ठीक है। तो वही क्या कहलाएगा, एनपीपी, यानी कि नेट प्राप्त। बताओ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। जो पौधों में संचित रह गया, जो बच गया, उसी को हम क्या कह रहे हैं, नेट प्राप्त, यानी कि एनपीपी कह रहे हैं। जो बच गया उसी को हम क्या कह रहे हैं, एनपीपी, यानी कि नेट प्राप्त कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलें। चलो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ये तो उत्पादकता है, चलो देख लेते हैं पहले। ये आपका एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, जो अभी हम पढ़े, किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता एवं उसके स्थायी रहने के लिए सौर ऊर्जा का निरंतर निवेश इसकी आधारभूत आवश्यकता है। मैंने बताया कि अगर कोई उत्पादक है तो वो उनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो है सौर ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ठीक है। प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा है। इसे भार या ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। बताया था ना कि जैव मात्रा के उत्पादन की दर को ही हम क्या कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। और इसे इन चीजों से हम व्यक्त करते हैं, जिसे विभिन्न पारितंत्रों के उत्पादकता की तुलना की जा सकती है। देखो यही सब हम पढ़े, इसलिए हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। इसे देखो, इसे सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता या नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जाता है। एक पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर होती है, ठीक है। क्योंकि उत्पादकता क्या होता है, जो कुल कार्बनिक पदार्थ है। बताया था, जितने पॉइंट्स मैंने बताए थे वही यहाँ पे सब लिखे हैं, बस ये थोड़ी टफ भाषा में लिखे होते हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। सकल प्राथमिक उत्पादकता की एक महत्वपूर्ण मात्रा पादपों में श्वसन द्वारा उपयोग में ली जाती है, वही मैंने बताया। अब इसको जो घटा देंगे, उत्पादकता से श्वसन के दौरान हुई क्षति को हम घटा देते हैं तो क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा भाई नेट प्राथमिक उत्पादकता मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर हम जीपीपी यानी जो सकल कुल था माइनस आर, यहाँ पे ये आर किसको दिखा रहा है, रेस्पिरेशन को, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनपीपी मिल जाएगा। देखो जो मैंने बताया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, नेट प्राथमिक उत्पादकता परिपोषितों की खपत के लिए उपलब्ध जैव मात्रा होती है। द्वितीयक उत्पादकता को उपभोक्ताओं ने नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है। अब आप देख लेना, यहाँ पे जो मैंने बताया यही सारी चीजें लिखी हैं कि लगभग 70% भाग समुद्रों द्वारा ढका हुआ है, उसके बावजूद इनकी उत्पादकता केवल 55 बिलियन टन है। याद करो मैंने बताया था, शेष मात्रा भूमि पर होती है, ठीक है। और यही सारी चीजें जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं वही लिखी है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो क्या है, अपघटन। क्या है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, अपघटन, ठीक है। चलो पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम उसको अपने हिसाब से समझेंगे। क्या कह रहा है भाई कि शायद आपने सुना होगा कि केचुओं को किसान के मित्र के रूप में संबोधित किया जाता है। सुना है कि नहीं सुना है कि केचुओं को किसान का मित्र कहते हैं, है ना। कहते हैं कि केचुए जो होते हैं वो फ्रेंड होते हैं किसके, फार्मर्स के, किसान के, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों के खंडन करने के साथ साथ भूमि को भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं। देखो अब केचुए क्या होता है, वो मिट्टी खाते हैं। आप कभी भी देखो, वो जब जहाँ केचुए रहते हैं वहाँ ऐसे आपको लंबी लंबी लाइन बनेगी, तो वो क्या करते हैं, उनकी इस प्रक्रिया में वो जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सिंपली फॉर्म में तोड़ देते हैं, और चूंकि वो मिट्टी के अंदर घुसते हैं, निकलते रहते हैं, बिल बना के रहते हैं, उसी को खाते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो जमीन होती है उसको भुरभुरा कर देते हैं, ठीक है। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। उसी प्रकार जो अपघटक होते हैं वो भी जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पोषकों में खंडित करने में क्या करते हैं, सहायक करते हैं, और इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। अपघटन क्या हुआ, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सिंपल इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, आपका अपघटन कहलाता है। और जो ये कर रहे हैं जैसे कवक हो गए, जीवाणु हो गए यानी कि बैक्टीरिया हो गए, आपका ये केचुआ भी आपका ये कर रहा है, तो जो ये कर रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम अपघटक कह रहे हैं, ठीक है। उसको हम क्या कह रहे हैं, अपघटक कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो पौधों के मृत अवशेष, जैसे जब पौधों के मृत अवशेष मतलब जैसे पत्तियां टूट के अलग हो गई, छाल अलग हो गई, ठीक है, फूल सूख के गिर गया, या फिर पशुओं के यानी कोई भी जीव है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो कोई जीव जंतु हो, उनके मृत अवशेष, मल आदि सहित अपरद बनाते हैं। तो देखो ये शब्द अगर कोई पूछे अपरद क्या हुआ, व्हाट इज अपरद बेटा,
यहाँ पे एक टर्म आया अपरत, तो अपरत क्या हो गया कि क्या हो गया, पौधों के पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, छाल, फूल, ये सारी चीजें, और प्लस जो भी या क्या होंगे, पशुओं के मृत अवशेष, कोई भी पशु पक्षी मर गया है उसके मल आदि मिलकर क्या बनाते हैं, अपरत बनाते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, याद रखना, उनको अपरत कहते हैं। ठीक है, जो कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थों का काम करते हैं। ठीक है, अपघटन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमस तथा खनिजी भवन है। तो ये जो अपघटन की प्रक्रिया है, इसमें ये जो चरण है, ये सारे चरण हमें पढ़ने, कितने चरण है, 5, खंडन, लीचिंग या निक्षालन, अपचयन, ह्यूमिफिकेशन और खनिजीकरण यानी कि मिनरलाइजेशन। ये 5 जो नीचे चरण लिखे बेटा, यही हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, इसको अपने हिसाब से हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, अपघटन क्या होता है आपको पता चल गया है। अपघटन क्या होता है आपको पता चल गया है। क्या होता है कि जो मृत शरीर यानी कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है, उनको सिंपल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना, उनको अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उनको अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, अपघटन कहलाता है। अब आप बोलेंगे कि मैम ये सब प्रोसेस होता क्यों है इतना तीम ताम। देखो बेटा, जो भी जैसे अपघटन होता है, जैसे मान लो आपने देखा होगा रास्ते में कोई कुत्ता है, उसकी डेथ हो जाती है, बिल्ली की, तो आप देखो कुछ दिन बाद वो क्या होते हैं, हल्के सड़ते हैं, फिर कुछ दिन बाद उनको क्या होता है, उनमें उनको बहुत सारे जीव खाने लगते हैं, और फिर वो क्या होते हैं, एकदम उनको खा खा के पूरा खत्म कर देते हैं। वापस से वो जमीन में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, हम जमीन में गाड़ देते हैं। कुछ दिन बाद क्या होता है, उनका जितना भी बॉडी होता है, हड्डी को छोड़ के वो सारी चीजें क्या होंगी, वो गल जाएंगी। ठीक है, तो होता क्या है, बेसिकली होता क्या है कि जो अपघटन होता है वो वापस क्या होता है, जो भूमि का खनिजीकरण है उसको क्या होता है, बनाए रखता है। वापस से जो चीज़ें आपने मिट्टी से पाई है वो वापस से मिट्टी में मिल जाएगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखो अपघटन क्या हो रहा है, जो मृत शरीर है, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है भाई, उनका अकार्बनिक पदार्थों में टूटना। अब करता कौन है, अपघटक करते हैं। जीवाणु हो गए, कवक हो गए, ये सब क्या हो गए, ये हो गए अपघटक। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, अपघटन करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि मान लो कोई भी पत्ती है, कोई भी पादप का पार्ट है, या कोई भी जीव का पाद है, ठीक है, जीव के जो भी पार्ट्स हैं वो सब क्या होते हैं, वो जब सड़ने लगते हैं, मतलब जब वो टूट जाते हैं, जब वो बेकार हो जाते हैं, वो सब मिलके क्या बनाते हैं, अपरत बनाते हैं। ठीक है, और यही अपरत जो होता है ये रॉ मटेरियल होता है, कच्ची सामग्री होती है, जिसमें क्या होता है, ये अपघटन की प्रक्रिया क्या होती है, शुरू होती है। ठीक है, अब अपघटन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, शुरू होती है। तो देखो अपघटन की प्रक्रिया में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है खंडन। तो देखो खंडन में क्या हो रहा है बेटा, ठीक है, कि पहले जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। कौन तोड़ेगा, केचुआ, कवक, बैक्टीरिया, ये उसको क्या, जैसे मान लो कोई पादप है, उसका कुछ पार्ट सड़ गया, पड़ा हुआ है, तो पहले उसको क्या होगा, अभी तो वो बड़ा है, कुल कार्बनिक पदार्थ है, बड़ा पार्ट में, तो पहले उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाएगा। यही क्या कहलाता है, खंडन या विखंडन। खंडन क्या होता है कि खंड करना, छोटे छोटे भागों में बांट देना, खंड करना, यही क्या कहलाता है, खंडन। ठीक है, तो जो पहला प्रोसेस है खंडन, इसमें क्या होगा, छोटे छोटे, यहाँ पे लिख लो, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। ठीक है, यही क्या कहलाता है बेटा, खंडन कहलाता है। अब जो दूसरा प्रोसेस है जिसको हम निक्षालन या लीचिंग कह रहे हैं, अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं भाई, अब क्या होगा, बारिश हुई मान लो या पानी आया वहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लो खेती है, उसमें आपके बहुत सारे प्लांट के पार्ट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं ऐसे। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। कौन तोड़ रहा है, केचुआ, कवक, बैक्टीरिया, ये सब कौन तोड़ रहा है, हाँ ये भी लिख लो भाई, केचुआ, कवक, बैक्टीरिया। ठीक है, ये सब इसको क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, निक्षालन यानी लीचिंग हो रहा है। अब जब ये टुकड़े पानी में मिलेंगे तो
जब पानी मान लो हुआ, ठीक है, वहां पे पानी भरा, अपने खेत में पानी भरा या बारिश हुई, या जब वो टुकड़े पानी में मिलेंगे, ये जो छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, तो पानी तो आपको पता है कि रिस रिस के जमीन के अंदर जाता है, तो जो बहुत छोटे टुकड़े होंगे, जो सिंपल एकदम इनऑर्गेनिक टुकड़े होंगे, ठीक है, जो सिंपल और अकार्बनिक पदार्थ होंगे, वो पानी के साथ क्या होगा, नीचे जाने लगेंगे। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, निक्षालन या लीचिंग कहते हैं। मतलब कि जो वो टुकड़े थे उनमें पानी मिलेगा और ये भूमि के अंदर क्या करेंगे, जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब तीसरा है, देखो अपचयन। अपचयन में क्या होगा कि अब जो है ये जो यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ है बेटा, क्योंकि हमें मेनली तोड़ना क्या है, कार्बनिक पदार्थ को ही हमें अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना है। तो अपचयन में क्या होगा कि अब जो कार्बनिक पदार्थ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे इन कार्बनिक फॉर्म्स में टूटना शुरू होंगे, किसमें, अपचयन में, ठीक है। और यहाँ पे भी कवक, बैक्टीरिया, यही सब क्या होंगे, तोड़ने का इनको काम करेंगे। तो जैसे जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, ये सब किस में टूटेंगे, अकार्बनिक में टूटेंगे, अकार्बनिक में टूटेंगे। और कौन तोड़ेगा, यही बैक्टीरिया, कवक, यही तोड़ेंगे, ठीक है, समझे। इसके बाद होगा भाई ह्यूमिफिकेशन। अब जब ये पूरा प्रोसेस होगा, इतना पूरा प्रोसेस हो जाएगा, खंडन हो जाएगा, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में इन लोगों ने इसको तोड़ दिया, फिर अब जब पानी के साथ जो एकदम छोटे इनऑर्गेनिक जो पार्ट होंगे वो भूमि में अपने आप चले जाएंगे पानी के साथ, ठीक है। इसके बाद जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाएगा, ठीक है। कौन तोड़ेगा, कवक, बैक्टीरिया, यही सब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ठीक है। अब ह्यूमिफिकेशन क्या होगा कि ह्यूमिफिकेशन में हमको ह्यूमस मिलेगा। व्हाट इज ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है बेटा, आप कभी भी देखो, मेरे पास डायग्राम तो नहीं है, ऐसा मिट्टी के ऊपर ऐसे काले कलर का ऐसे आपको दिखता है कभी कभी ना, जिसको हम लोग खाद जैसा भी समझते हैं, ठीक है, सड़ी गली चीज़ों से हम कहते हैं ना ये बना है, ह्यूमस है, खाद के रूप में भी हम उसे प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो गहरे रंग का ये जो पदार्थ होता है, ये पोषक तत्वों का भंडार होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम खाद के रूप में भी प्रयोग करते हैं। पोषक तत्वों का भंडार होता है भाई, पोषक तत्वों का क्या होता है, भंडार होता है। ये होता है ह्यूमिफिकेशन कि अब क्या है, यहाँ जमीन के ऊपर देखो, पहले क्या था, बड़े पार्ट्स थे, ठीक है, उनको छोटे छोटे खंडों में तोड़ा गया। फिर क्या हुआ भाई, अब यहाँ पे पानी मिला और इनमें से जो एकदम छोटे छोटे इनऑर्गेनिक पार्ट्स थे वो छोटे रिस रिस कर कहाँ चले गए, नीचे चले गए भूमि के, ठीक है। अब ये जो ऊपर बचा है, अब इसको फिर से कवक, बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसमें जो कार्बनिक पदार्थ है इनको सबको तोड़ के अकार्बनिक पदार्थों में क्या करेंगे, तब्दील कर देंगे, ठीक है। अब ये जो यही जो ऊपर बचा रह गया, ये जो गहरे रंग का पदार्थ, ये भुरभुरा सा बचा रह गया, इसी को हम क्या कह रहे हैं, ह्यूमस कह रहे हैं, जो कि पोषक तत्वों से क्या है, भरपूर है। और सबसे लास्ट में क्या होता है, जिसमें हम खनिजीकरण कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सरल कार्बनिक पदार्थ है, जो हमने तोड़ा, कार्बनिक पदार्थों को जो हमने तोड़ा, ठीक है, वो और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएंगे खनिज लवणों में, ठीक है। और छोटे छोटे ह्यूमस जो है, वो जो सरल कार्बनिक पदार्थ जो भी अभी उसमें रह गए होंगे, क्योंकि पहले क्या था, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, या कुछ अकार्बनिक पदार्थों में टूटे, कुछ सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटे, तो अब उनको एकदम छोटे छोटे भाग में क्या कर दिया जाएगा बेटा, तोड़ दिया जाएगा, जिसी को हम क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन या खनिजीकरण। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये किसका प्रोसेस है, अपघटन का प्रोसेस है, ठीक है। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, फिर आगे चलते हैं। ये देखो, ये आपके एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण। अब इसे डायग्राम से हम समझते हैं, जो आपकी बुक में हमें दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, जो कि कहाँ पे लगा हुआ है, मिट्टी में लगा हुआ है, मृदा में उगा हुआ ये पेड़ है, ठीक है। अब यहाँ से एक हरी पत्ती जमीन पर गिरती है, ठीक है। अब जब ये अब जो ये हरी पत्ती जमीन पे गिरी, ये क्या है, ये तो उससे टूट के गिर गई, ठीक है। अब क्या है, कुछ का कीटों व अन्य जीवों द्वारा भक्षण हो जाएगा। मान लो यहाँ से कई सारी पत्तियां ऐसे टूटी और गिर गई जमीन में, अब ये वेस्ट हो गई, ठीक है। अब इनमें से कुछ तो
मान लो जो हरी पत्तियां चढ़ते हैं, कुछ जानवर जैसे टूट के गिरी तो उन्होंने खा लिया, उसका भक्षण कर लिया और भोज्य पदार्थों एवं ऊर्जा खाद्य जाल में प्रवेश करती हैं। बाकी का जो है जो खा ली भोज्य पदार्थ के रूप में, अब बाकी का कहाँ गया, आ गया। देखो ये जैसे कैटरपिलर है, ये क्या कर रहा है, पत्ती खा रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, कुछ भोज्य पदार्थ रासायनिक क्रियाओं द्वारा मृदा में निच्छलित यानी कि लीचिंग इनका किया जाता है। कुछ भोज्य पदार्थ का जो होता है रासायनिक क्रियाओं द्वारा क्या करा जाता है, जैसे ये कार्बनिक पदार्थ युक्त मृदा, कुछ आए मिट्टी में चले गए, अभी क्या हो गया, कार्बनिक पदार्थ युक्त मृदा। अब इनका क्या होगा, केचुए, बैक्टीरिया, मृदा चिचड़ी, फंजाई, इनका क्या करेंगे, इन पत्तियों का क्या कर देंगे, अपघटन कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेंगे, फिर क्या होंगे, वो कार्बनिक से अकार्बनिक फॉर्म में टूट जाएंगे। पत्तियां आंशिक रूप से अपघटकों द्वारा से फंजाई और बैक्टीरिया द्वारा उपयोग की जाती हैं, वे अपना मूल रूप खोकर कचरे में बदल जाएंगी, ह्यूमस में चेंज हो जाएंगी, ठीक है, समझ गए ना, इस तरीके से देखो, ठीक है। तो कुछ क्या होंगी, कुछ भोजन के रूप में चेंज हो जाएंगी और कुछ कोई उस और एनिमल उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेगा और जो बचेंगे उनका क्या होगा, अपघटन इस तरीके से कर दिया जाएगा। कौन करेगा, केचुआ, बैक्टीरिया, फंजाई, मृदा चिचड़ी, ये लोग इसका क्या कर देंगे, अपघटन कर देंगे, ठीक है। ये आपकी बुक में डायग्राम दिया गया है। आगे चले, देख लो क्या लिखा है भाई, कि अपरदाहारी जैसे कि केचुए अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं, इस प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। निक्षलन प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, जल विलेय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा स्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। बैक्टीरियल एवं कवकीय एंजाइम अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं, इस प्रक्रिया को अपचय कहते हैं। यहां तक हमने देखा था, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया अपघटन के दौरान मृदा में संपन्न होती है। ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं, जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होते हैं और इसका अपघटन बहुत ही धीमी गति से चलता है। स्वभाव में कोलाइडल होने के कारण यह पोषक के भंडार का काम करता है। ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित हो जाते हैं जो खनिजीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक पोषक उत्पन्न होते हैं, उन्हें मुक्त करता है। वापस से जो अकार्बनिक पदार्थ होंगे वो मुक्त होंगे और इस तरीके से वापस से मृदा में क्या होंगे, मिल जाएंगे। यही 5 प्रोसेस हमने पढ़े थे। देखो यही पूरी बात आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है तो लिखो यस मैम क्लियर है। आगे चलें, चलो भाई। अब देखो यही ये अपघटन है, ये पूरा हम देख चुके हैं, आप पढ़ के देख लेना, ठीक है ना भाई। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ऊर्जा प्रवाह का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है, सूर्य है, ठीक है। अब देखो सूर्य से बहुत सारी किरणें निकलती हैं बेटा, लेकिन हमें यहाँ पे बेसिकली कितने की बात करनी है, हम जो देखते हैं जो हमारी पृथ्वी तक आती हैं, पराबैंगनी किरणें, इंफ्रारेड, विजिबल रेज, जिसमें आपने देखा होगा विजिबल रेज जिसको हम प्रकाशीय किरणें भी कहते हैं, जब आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा, ठीक है। तो प्रकाश किरणों का 50% से कम भाग पृथ्वी पर पहुंचता है और इसका 2 से 10% भाग ही उत्पादक क्या करते हैं, उपयोग कर पाते हैं। यानी कि 50% क्या बोल रहा है, 50% से कम भाग पृथ्वी पर पहुंचता है और उसमें भी लगभग 2 से 10% भाग ही उत्पादक क्या करते हैं, उपयोग कर पाते हैं, ठीक है। देखो क्या लिख रहा है, ऊर्जा प्रवाह में गहरे समुद्र के जल तापीय पारितंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए एकमात्र ऊर्जा स्रोत क्या है, सूर्य है, ठीक है, जिसका 50% से भी कम भाग क्या होता है, संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण में प्रयुक्त होता है। पादप केवल 2 से 10%
प्रतिशत प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विकिरण का ग्रहण करते हैं और यही आंशिक मात्रा की ऊर्जा संपूर्ण विश्व का संपोषण करती है। सोचो इतने कम में भी क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा संपोषण हो जाता है। ठीक है, समझ गए ना। सूर्य से उत्पादकों की ओर और फिर उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रभाव एक दिशी होता है। मतलब सूर्य से उत्पादक और उत्पादक से फिर क्या, उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो ऊष्मागतिक का नियम देख लेते हैं। ऊष्मागतिक का पहला नियम क्या कहलाता है बेटा, कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, क्या कहती है कि जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, उसको ना ही बना सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉयड यानी कि बर्बाद कर सकते हैं। वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ये है ऊष्मागतिक का पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा के स्थानांतरण के दौरान उसमें कुछ भाग की हानि ऊष्मा के रूप में हो जाती है। याद करो, आपने 10% लॉ भी पढ़ा होगा। ठीक है, जिसमें अभी आगे भी हम पढ़ेंगे, तब आप इसमें देख लेना कि क्या होता है कि जीव से एक जीव में, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर्स है, यहाँ पे फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स है, सेकेंडरी है। तो एक से दूसरे जीव में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उसमें कुछ भाग की जो है ऊष्मा के रूप में क्या होती है, हानि हो जाती है। ठीक है, अब देखो आगे देखते चलो कि आपको पता है पादप, प्लवक, काई, बड़े पादप जलीय परिस्थिति तंत्र के प्राथमिक उत्पादक हैं। ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। ठीक है, अब देखते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या देखते हैं बेटा, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला क्या होता है। अच्छा, लास्ट में आपको एक बात याद रखनी है, जो हमने पीछे पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा का प्रवाह एकल दिशी होता है। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एकल दिशी होता है। अभी आपने पढ़ा और ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखो हम क्या देखते हैं, खाद्य प्रवाह, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड चेन भी कहते हैं। और इसका श्रेय किसको दिया जाता है, ये कॉन्सेप्ट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, चार्ल्स एल्टन को। इसको क्या कहते हैं, फूड चेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फूड चेन भी कहते हैं। अब देखो फूड चेन क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर समझो, ऐसे तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, पर अगर आप सिंपल भाषा में समझेंगे फूड चेन क्या होता है, तो देखो जैसे प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक होते हैं। ठीक है, उनको कोई खाता है। ठीक है, उनको मान लो खरगोश ने खाया, हिरन ने खाया, बकरी ने खाया। अब इनको भी कोई दूसरा खाता है। ठीक है, इनको मान लो लोमड़ी ने खाया, कुत्ते ने खाया, किसी और ने खाया, सांप ने खाया। अब इनको भी कोई और खाता है, शेर खा लिया, बाज खा लिया। तो ये क्या हो गए, ये जो सारी एक दूसरे पे डिपेंड है, भोजन के लिए, पोषण के लिए क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है। ये इसको खा रहा है तो ये किसी और का आहार बन रहा है, ये किसी और का आहार बन रहा है। तो देखो एक चेन बन रही है, एक श्रृंखला बन रही है। यही क्या कहलाती है, खाद्य श्रृंखला। और जिसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, चार्ल्स एल्टन ने दिया। अब खाद्य श्रृंखला के कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार हम आओ देखते हैं। एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, यानी कि चारण खाद्य श्रृंखला। ठीक है, जो ये क्या है, खाद्य श्रृंखलाओं के प्रकार हैं। ग्रेजिंग फूड चेन या चारण खाद्य श्रृंखला, इसमें एक टाइप होता है स्थलीय और एक टाइप क्या होता है, जलीय। ठीक है, देखो स्थलीय क्या हो गया भाई, घास है, घास को किसने खाया, टिड्डा खाता है। आपने देखा है ना, घास को किसने खाया, टिड्डे ने खाया। टिड्डे को किसने खाया, चूहे ने खाया। ठीक है, चूहे को किसने खाया, सांप ने खाया। सांप को किसने खाया, बाज ने खाया। ये क्या हो गया, ये एक स्थलीय खाद्य श्रृंखला हो गई, जो कि चारण खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आ रही है। जलीय में देख लो, पादप प्लवक है, फाइटोप्लैंक्टन से, पादप प्लवक है, फाइटोप्लैंक्टन से, उनको खाया। जंतु प्लावक यानी कि जू प्लैंक्टन्स ने खाया। ठीक है, पहले पादप प्लवक थे, फिर जंतु प्लवक थे। अब ये जो जंतु प्लवक हैं, इनको छोटी मछली ने खा लिया, छोटी मछली ने खा लिया, और इनको बड़ी मछली ने खा लिया। छोटी मछलियों को किसने खा लिया, बड़ी मछलियों ने खा लिया। तो देखो ये जलीय क्या हो गया, खाद्य श्रृंखला बन गया। ठीक है, अब देखो
परजीवी, दूसरा क्या है पैरासिटिक खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो एक वृक्ष है, वृक्ष पे बहुत ढेर सारे पक्षी रहते हैं और उन पक्षियों पे बहुत सारे जू रहते हैं, ठीक है, कुछ कीड़े रहते हैं जो उन पक्षियों में क्या करते हैं, अपना भोजन एज अ पैरासाइट ढूंढते रहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये पैरासिटिक हो गया। पैरासिटिक और भी तरह के आप लाइफ साइकिल देख सकते हो। यहाँ पर अभी हम एक एक एग्जाम्पल की बात करें। अपरद खाद्य श्रृंखला जो अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा है, आप बताओ अपरद खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल। जैसे कोई भी मृत शरीर या अपरद हो गया भाई, ठीक है, मृत शरीर या अपरद हो गया, मृत शरीर या अपरद हो गया, और उस पे कौन डिपेंड है, उस पे आपके कौन है, आप घटक हैं, कवक हैं आपके, और क्या हैं आपके, जो भी आपने देखा केचुआ हैं, जीवाणु हैं। तो देखो ये जो है अपरद खाद्य श्रृंखला क्या है, ये बहुत छोटी सी एकदम खत्म हो गई, तुरंत ही क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये क्या है बेटा, ये सारी खाद्य श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। चारण खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, अपरद खाद्य श्रृंखलाएं। आपने स्थलीय देखी और आपने जलीय देखी। अब जब यही खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं, कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं भाई, कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं, तो क्या बनाती है, खाद्य जाल बनाती हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। आप देखो यही सारी चीजें आपके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, बुक में आप पढ़ लेना एक बार। आपको पता है, ये देख लो, सभी जीव अपनी आहार आवश्यकता के लिए पादपों पर निर्भर करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, उपभोक्ता या परपोषित भी कहा जाता है। यदि वे उत्पादक पादपों से आहार पूरी करते हैं तब उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। यदि एक पशु दूसरे पशु को या उसके उत्पाद को खाता है तो उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप तृतीयक उपभोक्ता भी हो सकते हैं। निश्चित ही प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी या शाक भक्षी होंगे। भाई एक पौधा है, उसको कौन खाएगा भाई, शाकाहारी जो होंगे वही तो खाएंगे ना, बकरी, हिरन, यही सब तो खाएंगे ना। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में कुछ सामान्य शाकाहारी कीट पतंगे, पक्षी तथा स्तनधारी पशु तथा जलीय पारिस्थितिक तंत्र मोलस्क होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जो शाकाहारी जीवों से आहार पूर्ति करते हैं, यानी जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी या मांस भक्षी कहते हैं। प्राथमिक मांस भक्षी कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि अब इनको जो दूसरा कोई खाएगा उसको हम बोलेंगे द्वितीयक मांस भक्षी। अब जो द्वितीयक को खाएगा उसको हम बोलेंगे तृतीयक मांस भक्षी। तो देखो यहाँ पे एक साधारण खाद्य श्रृंखला है, घास है जो कि उत्पादक है, उसको बकरी ने खाया, यहाँ पे घासें हैं बहुत सारी, ये प्राथमिक उत्पादक है, इसको बकरी ने खाया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। बकरी को मनुष्य ने खा लिया, मनुष्य द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। मनुष्य को शेर ने खा लिया तो शेर क्या हो गया, तृतीयक उपभोक्ता हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार से खाद्य श्रृंखला को जो अगर कोई अपरद है उस पे कोई अपघटक लग रहे हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, अपरद खाद्य श्रृंखला बोलेंगे। अपघटक पाचक एंजाइम्स स्रावित करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे वो जटिल चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये जो कवक होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, ये लोग कैसे अपघटन करते हैं, इनके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं भाई, जो मृत जीवों तथा व्यर्थ सामग्री को साधारण अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, ठीक है, और बाद में ये उन्हीं के द्वारा क्या होता है, अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब मैंने बताया कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं को आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, खाद्य जाल बन जाएगा, फूड वेब बन जाएगा। देखो अभी तक हमने एक खाद्य श्रृंखला देखी, एक पेड़ था भाई, उसको चूहे ने खाया, चूहे को लोमड़ी ने खा लिया। इसी पेड़ को बीटल भी, मतलब इसी पेड़ पे बीटल भी खा सकता है, ठीक है, इसी को स्क्वायरल भी खा सकता है, बकरी भी खा सकती है, गाय भैंस भी खा सकता है। ये सब क्या हो गए, प्राथमिक। आप देखो ये बीटल को फ्रॉग खा सकता है, ये चूहे को रेड फॉक्स खा सकता है, ठीक है, या फिर इस फ्रॉग को ब्लैक बियर खा सकता है, इसी फ्रॉग को वोल्फ भी खा सकता है। तो देखो बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल सा, मकड़ी का जाला जैसा बना रही हैं। बहुत सारी यहाँ पे खाद्य श्रृंखलाएं हैं जो मिलकर क्या कर रही हैं, एक जाल जैसा बना रही हैं। जब कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल जैसी संरचना निर्मित करती हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, फूड वेब या फिर फूड
वेब या फिर खाद्य जाल बोलते हैं हम, फूड वेब या फिर खाद्य जाल बोलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखो ये प्रोड्यूसर्स हो गए, जो प्लांट हैं वो प्रोड्यूसर्स हो गए। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए कि भाई इसको चूहा भी खा सकता है, इसको ये भी खा सकता है, इसको बीटल भी खा सकता है, गिलहरी भी खा सकती है, बकरी भी खा सकता है, हिरन भी खा सकता है, ये सब प्राइमरी कंज्यूमर्स है। अब इनको कौन कौन खा सकता है? चूहा को फ्रॉग खा सकता है, हॉक खा सकता है, ठीक है, रैकॉन खा सकता है, सांप खा सकता है, ये सब क्या हो गए? सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए। टर्चरी में क्या हो गए? आपके बाज आ गए, लोमड़ी आ गई, ठीक है, ब्लैक बियर आ गया, शेर आ गया, मनुष्य आ गया, ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? मान लो ये ओक प्लांट को किसने खाया? मान लो उसको खाया बकरी ने, बकरी को मनुष्य ने खा लिया, ठीक है। तो ये जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब या खाद्य जाल बोलते हैं, ठीक है। ये सूर्य जो है, ये सूर्य का स्रोत क्या है? हम पढ़ चुके हैं, एनर्जी स्रोत क्या है? सूर्य है, ठीक है। यहाँ पे फंजाई किसका काम करेंगे? फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब डिकम्पोजर्स का काम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये फूड वेब हो गया, समझ गए। अब देखो यहाँ पे पोषण स्तर होते हैं, ये भी देख लेते हैं, ठीक है, कि खाद्य श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण होता है। सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर आधार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं, जिसे पोषण स्तर के नाम से जाना जाता है। उत्पादक हमेशा प्रथम पोषण स्तर में आते हैं, ठीक है। देखो ये आपकी बुक में क्या है? एक डायग्राम दिया है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तर का आरेखीय क्या है? निरूपण है। ये उत्पादक है, ठीक है, ये पादप हो गया, ये पहला पोषण स्तर हो गया। इनको प्राथमिक उपभोक्ता ने खाया। अब आपको अच्छे से पता है कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता क्या है। प्राथमिक उपभोक्ता ने खाया तो ये क्या हो गए? द्वितीयक पोषण स्तर हो गए, ठीक है। जैसे वृक्ष हो गए, घास हो गए, ये उत्पादक हो गए। टिड्डे, गाय, भैंस, बकरी द्वितीयक हो गए। ये द्वितीयक उपभोक्ता को हमने क्या कहा? तीसरा पोषण स्तर। देखो पहला पोषण स्तर तो यही है क्योंकि ये पोषण दे रहा है, दूसरा पोषण स्तर ये है, द्वितीयक उपभोक्ता तीसरा पोषण स्तर होगा और चतुर्थ उपभोक्ता चौथा पोषण स्तर होगा, जैसे मनुष्य और शेर। समझ गए ना? ये तो बहुत आसान सा है। अब देखो आगे देख लेते हैं भाई। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। चलो अच्छा हम आगे खड़ी फसल के बारे में समझेंगे। चलो भी हम आगे चल के समझाएंगे, ठीक है। ये देखो विभिन्न पोषण स्तरों में से होता हुआ ऊर्जा का प्रवाह। ये देख लो सूर्य है, सूर्य ने उस प्लांट ने सूर्य से ऊष्मा ली, ऊष्मा सूर्य से प्लांट में ली, जो प्रथम पोषण रीति उत्पादक है, हरे पौधे हैं। अब इसको खाया किसने? ये कैटरपिलर ने। ये क्या है? द्वितीयक पोषण रीति है और ये प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। उपभोक्ता तो प्राथमिक ही हुआ ना भाई, जो प्लांट पे डिपेंड रहे वही प्राथमिक उपभोक्ता है। अब इसको चिड़िया ने खाया, इससे ऊष्मा इसमें गई, चिड़िया को किसने खाया? मर गई तो उसको गिद्ध ने खा लिया, तो ये अब घटक की तरह काम कर रहे हैं। गिद्ध इसको क्या कर रहे हैं? खा के खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चतुर्थ पोषण स्तर हो गया, या बाज हो गया, गिद्ध हो गया, जिसने भी इसको खाया है क्या हो गया? चतुर्थ पोषण स्तर हो गया। सर्वोपरि मांसती, जिसमें मांसाहारी, जिसमें मनुष्य आ गया, जिसमें शेर आ गया, जिसमें बाज आ गया, ये सब क्या हो गए? ये सर्वोपरि हो गए, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये सारी चीजें मरेंगी तो वही जो मैंने बोला, अब घटक उसको क्या करेंगे? अब घटक उसको क्या करेंगे? डिकम्पोज कर देंगे, ठीक है। अब देखो हम एक टॉपिक पे बात करते हैं बेटा, जिसको बोलते हैं पारिस्थितिक पिरामिड। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक पिरामिड, ठीक है। पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है भाई? खाद्य श्रृंखलाओं का रेखीय वर्णन। अभी तक जो हम खाद्य श्रृंखलाओं की बात कर रहे थे, खाद्य श्रृंखलाओं की बात कर रहे थे ना, कि एक खाद्य श्रृंखला है, दूसरी है जो मिलकर खाद्य जाल बना रही थी, उन्हीं का जब हम रेखीय वर्णन कर देते हैं, हम उनको रेखीय मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स, और ये एपेक्स यानी सबसे जो टॉप है कंज्यूमर्स, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? अब इन सब पे डिकम्पोजर्स, जो भी मर जाएगा भाई, डिकम्पोजर्स उसको अपघटक कर देंगे, और इन सब का जो एनर्जी का स्रोत क्या है? वो है सूर्य,
ठीक है। तो खाद्य श्रृंखलाओं का जो रेखीय वर्णन होता है, खाद्य श्रृंखलाओं का जो रेखीय वर्णन होता है वही क्या कहलाता है, याद रखना, वही क्या कहलाता है, पारिस्थितिक पिरामिड। और इसका भी कॉन्सेप्ट किसने दिया था, चार्ल्स एल्टन ने ही दिया था, ठीक है। अब इसीलिए इसको एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। ये पिरामिड बनाने के आधार क्या है, 3 आधारों पर ये पिरामिड बने हैं, संख्या के आधार पर, जैव भार के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, एक संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, और क्या पढ़ते हैं हम, ऊर्जा का पिरामिड, यानी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर। ये 3 तरह के पिरामिड हम पढ़ते हैं। इनका ये जो पारिस्थितिक पिरामिड है, इनके क्या है, आधार हैं, जिनके आधार पर ये 3 पिरामिड हमें पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या देख लेते हैं भाई, सबसे पहले हम देख लेते हैं संख्या का पिरामिड। क्या देख लेते हैं हम, संख्या का। इसमें हम किसकी बात करेंगे बेटा, संख्या की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, संख्या की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, संख्या का पिरामिड ज्यादातर तो सीधा होता है। कैसा होता है, अपराइट। संख्या का जो पिरामिड होता है बेटा, वो ज्यादातर सीधा होता है, अपराइट होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देखो मान लो यहाँ पे घास है, ठीक है। अब देखो, जो जंगलों की घासें होती है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ऐसे जमीन पे आपको छोटी छोटी सी नहीं दिखेंगी, ठीक है। अब ये जो घास है, इसको कौन खा रहा है, मान लो इसको मेढक खा रहा है, ठीक है। मान लो इसको कौन खा रहा है, इस घास को कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है। तो घास का नंबर ज्यादा होगा या मेढक का, घास नंबर की बात कर रहे हैं, अभी याद रखना, संख्या, किसकी संख्या ज्यादा होगी, घास की या मेढक की। आप बोलेंगे मैम घास की, तो घास वाला एरिया बड़ा बना दो, उससे कम क्या होंगे, मेढक होंगे। और इन मेढकों को मान लो कौन खा रहा है, मान लो इन मेढकों को कौन खा रहा है, लोमड़ी खा रही है, ऐसे मान लो कौन खा रहा है, लोमड़ी खा रही है। तो लोमड़ी कितनी होगी, मान लो 10-15 मेढक होंगे तो 1 या 2 लोमड़ी होगी, तो लोमड़ी की संख्या और कम हो गई। तो ये जो पिरामिड बना, ये क्या बना, सीधा बना। इसको बोलते हैं सीधा पिरामिड, अपराइट पिरामिड। अगर यही पिरामिड ऐसा बन जाए, अगर यही पिरामिड ऐसा बन जाए जो कि संख्या के पिरामिड का अपवाद होता है, जो कि क्या होता है, अपवाद होता है संख्या के पिरामिड का, कि ये क्या है, उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड किसके आधार पर बनाएंगे, ये याद रखना। जब हम ऊर्जा की बात करेंगे तो हम ऊर्जा के आधार पर बनाएंगे, जब हम जैव भार की बात करेंगे उसके आधार पर बनाएंगे। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम उल्टा बनाए तो उल्टा देखो क्या होगा, उल्टा हम परजीवी खाद्य श्रृंखला बना सकते हैं भाई। उल्टा हम क्या बना सकते हैं, परजीवी खाद्य श्रृंखला। अब आप बोलोगे कैसे, अब आप बोलोगे मैम कैसे, देखो मान लो एक पेड़ है, तो संख्या कितनी है पेड़ की, 1 है। इस पेड़ पे कई सारे पक्षी रहते हैं, इस पेड़ पे कई सारे पक्षी रहते हैं, तो मान लो 5 पक्षी रहते हैं, ठीक है। इन 5 पक्षियों में एक एक पक्षी में कितने, 10-10 जू रहते हैं, 10-10 जू रहते हैं, पैरासाइट रहते हैं। तो 10-10 हो गए, अगर तो मान लो 50 कितने हो गए, 50 आपके जू हो गए। तो देखो 50 जू हो गए। तो अगर हम संख्या के आधार पर देखें तो भाई एक पेड़ था, 5 पक्षी थे, 50 जू था। तो सबसे नीचे सबसे कम संख्या, सबसे कम, देखो इसलिए ये ऐसा कैसा है, सबसे कम स्पेस, फिर उससे ज्यादा पक्षी, उससे ज्यादा जू। तो ये कैसा बन गया, ये उल्टा बन गया। यही जो हम सीधा बनाए थे, घास ज्यादा होगी, घास में मेढक उससे कम होंगे, उससे कम लोमड़ी होगी, तो ये कैसा बन गया था, सीधा। तो देखो संख्या के आधार पर हम जो पिरामिड बना रहे हैं बेटा, वो ज्यादातर सीधे ही होते हैं, बस कभी कभी उनके अपवाद होते हैं, इसलिए वो क्या होता है, वो उल्टे हो सकते हैं। जैसे कि इसका अपवाद क्या है, परजीवी खाद्य श्रृंखला, ठीक है। ये एक और एग्जांपल है पिरामिड ऑफ नंबर का, देख लो। जैसे मान लो ट्रीज हैं, ठीक है, वही है जो मैंने आपको बना के दिखाया, ठीक है। ट्रीज हैं, पौधे हैं, उन पे चिड़िया रह रही हैं, चिड़ियों पे पैरासाइट्स, बग्स रह रहे हैं, और उन बग्स पे भी हाइपर पैरासाइट रह रहे हैं, पैरासाइट पे भी पैरासाइट रह रहे हैं, ठीक है। तो ये पिरामिड ऑफ नंबर कैसा हो गया, इनवर्टेड, यानी कि उल्टा हो गया, ठीक है। अब दूसरे पिरामिड की बात करते हैं। ये हमारा पहला पिरामिड था जो कि कैसा था, संख्या का पिरामिड था, जो कि ज्यादातर कैसा होता है, सीधा ही होता है, लेकिन कभी कभी इसके अपवाद के रूप में कुछ पिरामिड हमें इनवर्टेड यानी कि उल्टे भी
देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं भाई जैव भार का पिरामिड। जैव भार का पिरामिड जो होता है बेटा वो भी ज्यादातर सीधा होता है। कैसा होता है? ज्यादातर सीधा होता है, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं जिनमें ये कैसा दिखता है? उल्टा भी दिखता है। तो जैव भार का जो पिरामिड है वो ज्यादातर कैसा होता है? सीधा होता है। देखें कैसे सीधा होता है। ठीक है, देखो घास वही ले लेते हैं, वही अपना एग्जाम्पल लेते हैं। घास हमने ले लिया। अब मैंने बताया आपको कि जंगलों में बहुत बड़ी बड़ी घास होती है, मेरे से और आपसे भी ऊंची ऊंची। ठीक है, तो इनका जैव भार क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत लंबी लंबी घासें हैं। ठीक है, इन घास में कौन रहता है? मेढक। अब मेढक का जैव भार जो है वो घास के जैव भार से कम होगा। इस मेढक को कौन खाएगा? इस मेढक को मान लो खा लिया किसने? सांप ने। और सांप को किसने खा लिया? बाज ने खा लिया। तो घास का सबसे ज्यादा जैव भार था, फिर मेढक का क्या हुआ? उससे कम हुआ, फिर सांप का क्या हुआ? उससे कम है, उससे कम पाए जा रहे हैं सांप, और फिर सबसे लास्ट में जो बाज था वो सबसे कम था। तो ये कैसा बन गया? ये सीधा बन गया। सबसे ज्यादा जैव भार यहाँ पे किसका है? घास का। अगर यही पिरामिड उल्टा हमें अपवाद देखना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो ये हो गए पादप प्लवक। अब देखो पादप प्लवक आपको पता है समुद्र में मिलते हैं, लेकिन वो उनका जैव भार कैसा होगा? भाई ढेर सारे भी होंगे तब भी उनका जैव भार कम होगा। अब उन पादप प्लवक को कौन खाया? जंतु प्लवक। जिसका जैव भार पादप प्लवक से तो ज्यादा होगा, लेकिन तब भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। इनको खाया छोटी मछलियों ने, जिनका जैव भार जंतु प्लवक से ज्यादा होगा, और उसको एक बहुत बड़ी मछली ने खाया। इनको कौन खा रहा है? बड़ी मछलियां। तो इसका जैव भार क्या हो गया? इससे ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? ये जो जलीय पारितंत्र है यहाँ पे क्या हो गया? सबसे ज्यादा जैव भार किसका हो गया? जो सबसे बड़ी मछली है उसका हो गया, तो इसलिए इसका जैव भार सबसे ज्यादा हो गया। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखो यहाँ पे हम एक टर्म देख रहे हैं, ये जीव भार में रिलेटेड। एक हम देख रहे हैं क्या? खड़ी फसल, और एक हम देख रहे हैं खड़ी दशा, यानी कि स्टैंडिंग क्रॉप। खड़ी फसल को हम क्या कह रहे हैं? स्टैंडिंग क्रॉप कह रहे हैं, और खड़ी दशा को हम क्या कह रहे हैं? स्टैंडिंग स्टेट कह रहे हैं। अब आप में से किसी को पता है कि खड़ी फसल क्या होती है? देखो खड़ी फसल और खड़ी क्रॉप क्या होती है? आप में से किसी को पता है भाई तो बताओ। आप बोलेंगे मैम खेतों में जितनी फसल खड़ी रहती है उसको खड़ी फसल कहते हैं, और जितनी लेटी रहती है उसको लेटी फसल कहते हैं। नहीं, मान लो हम इधर बना दे रहे हैं। मान लो आपके पास ये खेत है, आपके पास ये क्या है? एक खेत है। तो खेत क्या हो गया? एक निश्चित क्षेत्र हो गया। खेत क्या है? एक निश्चित क्षेत्र हो गया। इस खेत में आपने 20 पेड़ लगाए, इस खेत में आपने 20 पेड़ लगाए। तो ये क्या हो भाई? हमें ज्यादा की चाहत नहीं, हम कम ही पेड़ में गुजारा कर रहे हैं, संतोषी हम। ठीक है, तो किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में जब आप वहां के टोटल कार्बनिक पदार्थ की माप करते हैं, वही क्या कहलाता है? आपका खड़ी दशा, या फिर सॉरी खड़ी फसल या स्टैंडिंग क्रॉप। यानी निश्चित क्षेत्र निश्चित समय बॉम्ब कैलोरीमीटर से आप क्या कर रहे हैं? उसका नाप कर रहे हैं कुल कार्बनिक पदार्थ का, तो वही क्या कहला रहा है? खड़ी फसल यानी स्टैंडिंग क्रॉप कहला रहा है। उसी तरीके से अगर आप उसी क्षेत्र में कुल अकार्बनिक पदार्थ की माप कर रहे हैं, कुल अकार्बनिक पदार्थ जो है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा खड़ी दशा, यानी कि स्टैंडिंग स्टेट कहलाएगा। ठीक है, चलो भाई आप देख लेते हैं ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड बेटा हमेशा अपराइट होता है, उल्टा कभी भी नहीं होगा, उल्टा कभी भी नहीं होगा। और यहाँ मान लो घास है, यहाँ पे आपको पता है ऊर्जा है, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, लेकिन नीचे से ऊपर जाते समय उसका क्या होगा? ऊर्जा कुछ ऊर्जा का ह्रास होगा और यहाँ से कम। जैसे आपने 10% लॉ पढ़ा होगा, देखो 10% का नियम पढ़ा था जो कि लिंडमैन ने दिया था। तो लिंडमैन ने क्या कहा था? बताओ लिंडमैन ने क्या कहा था? ये घास है, ये घास है, इसके पास एनर्जी का स्रोत क्या है? सूर्य है। एनर्जी का स्रोत क्या है? सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य का 1% एनर्जी ये लेगा, तो कितना हो गया? 1000 किलो कैलोरी। अब
टिड्डे ने इसको क्या किया, टिड्डे ने घास को खाया, तो इस 1000 किलो कैलोरी में से 90% तो ये खुद यूज कर लेगा। मान लो इसके पास 100% है तो 90% ये अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूज कर लेगा, सिर्फ 10% आगे वाले को देगा। अब टिड्डे में जो 10% गया इसका भी 90% ये यूज कर लेगा, सिर्फ 10% आगे वाले को देगा। आगे वाला भी जो 10% है उसका 90% यूज कर लेगा, फिर आगे वाले को देगा। तो आप देखो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसीलिए हम लोग प्राइमरी, टर्चरी, सेकेंडरी, टर्चरी और ज़्यादा से ज़्यादा फोर्थ, चतुर्थ, उसके आगे हम लोग ये ड्रॉ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 किलो कैलोरी थी तो यहाँ पे कितनी हो गई उसका 10, 100%। ये 100 किलो कैलोरी यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया। सबसे लास्ट जाते जाते देखो क्या हो गया, कम हो गया। इसीलिए जो ऊर्जा का पिरामिड है वो क्या है, हमेशा सीधा बनता है, उल्टा कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन है, मान लो कि सूर्य है, सूर्य से जो घास है, ठीक है, सूर्य है, किसके पास कितना है 1,00,000 किलो कैलोरी है। प्रश्न क्या बन रहा है, प्रश्न ये बन रहा है कि जो प्रकाशीय है, प्रकाशीय ऊर्जा है वो 1,00,000 किलो कैलोरी सूर्य से निकलती है। और ये एक साइकिल है जिसमें घास है, मेढक है, सांप है और बाज है। अब आपको मुझे बताना है कि बाज के बाज तक कितने किलो कैलोरी ऊर्जा पहुंचेगी। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सवाल क्या है, फिर से सुन लो कि प्रकाशीय ऊर्जा 1,00,000 किलो कैलोरी सूर्य से निकलती है तो बाज के पास कितनी ऊर्जा जाएगी। आप बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि सूर्य से जितनी भी ऊर्जा निकले, घास इसका 1% ही क्या करेगी, अवशोषित करेगी। तो कितना हो गया 1000 किलो कैलोरी। मेढक के पास कितना जाएगा, 100 जाएगा। ये सांप के पास कितना जाएगा, 10 जाएगा। और बाज के पास कितना जाएगा, 1 किलो कैलोरी। अगर बाज के पास भी कुछ होगा, बाज को भी मान लो किसी ने खाया, ठीक है, या इसके ऊपर भी मान लो कुछ और होता तो फिर इसको और कम कर देते, इसका भी 10% कितना होता, 0% नियम। यही क्या है, जिसका भी अगर हम इसको भी कम करते तो कितना होता है, नेक्स्ट में 0.1 हो जाता। अब ये मत कहना कि मैम ये हमको निकालना नहीं आता, भाई ये मैथ्स में सिखाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल, हाँ ये डायग्राम्स देख लेते हैं, आपके बुक में दिया है तब देखते हैं। ये ज्याव मात्रा का पिरामिड है, देख लो, अपराइट भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है। ये ऊर्जा का पिरामिड है जो हमेशा कैसा होगा, अपराइट ही होगा, ठीक है। वही सारी चीजें जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पारिस्थितिक अनुक्रमण। क्या कह रहे हैं, पारिस्थितिक अनुक्रमण, जिसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कह रहे हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है बेटा, किसी बंजर क्षेत्र में समुदाय का विकास। कोई भी बंजर अगर क्षेत्र है और वहां पे किसी समुदाय का विकास हो रहा है, मान लो कोई बंजर क्षेत्र है, वहां पे कोई एक छोटा सा समुदाय होगा, फिर वो नष्ट हो गया, फिर उसके नष्ट होने से क्या हुआ, वो वापस उसी में मिल गया। फिर और तरह के समुदायों को क्या हुआ, एक मीडियम मिला ग्रो करने के लिए, फिर वो पैदा हुए, फिर उनसे कुछ बड़ी चीज बनी, बड़े पौधे बने, फिर और बड़े बने, फिर और बड़े बने। यही क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, कि किसी बंजर क्षेत्र में किसी समुदाय का विकास। जैसे मान लो ये बेयर रॉक है, पत्थर है, इस पे सबसे पहले लाइकेंस आए। लाइकेंस क्या है भाई, लाइकेंस क्या है, कवक और फंजाई का सहजीविता, बताए ना क्या है, एल्गी और फंजाई का एक एसोसिएशन है जिसमें दोनों को ही फायदा होता है। याद करो, आपने पहला पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। लाइकेंस डेवलप हुए, फिर क्या स्मॉल छोटे छोटे एनुअल प्लांट्स आने लगे, फिर ग्रासेस बनने लगी, फिर थोड़े देखो श्रब बनने लगे, और सबसे बाद में क्या हो गया, ट्री बन गया। तो ये जो पारिस्थितिक अनुक्रम है बेटा, इसमें जो सबसे पहला है बेयर रॉक पे सबसे पहले क्या है, लाइकेन। तो लाइकेन को क्या बोलेंगे, मूल अन्वेषक, पॉइनियर कम्युनिटी। जो सबसे पहले जो समुदाय बन रहा है उसको मूल अन्वेषक बोलते हैं। और जो सबसे लास्ट में रह गए, जो लॉन्ग ट्री जो सबसे लास्ट में रह गए, उनको चरम या फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। और इनके बीच में ये जितने बचे, इनको क्या बोलेंगे, क्रमिकी बोलेंगे। जितने भी बीच में बच्चे, इनको क्या बोलेंगे, क्रमिकी बोलेंगे, ठीक है। अब
अनुक्रमण के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक अनुक्रमण, एक द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण में लगभग 1000 वर्ष लग जाते हैं। आप कहेंगे मैम इतना क्यों भाई? और द्वितीयक अनुक्रमण में लगभग 50 से 200 वर्ष लगते हैं। देखो कैसे, प्राथमिक अनुक्रमण हमेशा किसी बंजर जगह से शुरू होगा। तो जब कोई जगह बंजर होगी वहां पे डेवलप करने में ज्यादा टाइम लगेगा। पहले कुछ बनेगा, फिर डिस्ट्रॉय होगा, फिर कुछ बनेगा, फिर डिस्ट्रॉय होगा, फिर कुछ बनेगा, फिर डिस्ट्रॉय होगा। तो एक लंबा टाइम लगेगा समुदाय बनने में। तो इसलिए इनमें लगभग 1000 वर्ष लग जाते हैं। द्वितीयक अनुक्रम में लगभग 50 से 200 वर्ष क्यों लगते हैं? क्योंकि जो ये बंजर जमीन पे नहीं होते। मान लो कोई जमीन है, उस पे यहाँ पे एक बार सक्सेशन हो चुका है, ठीक है, फिर समुदाय नष्ट हो गए। अब वहां पे द्वितीयक अगर सक्सेशन शुरू हो रहा है तो सारे पोषक, सारे माध्यम तो क्या है, अवेलेबल ही है ना। तो इतना टाइम तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें पहले से ही अवेलेबल मिल जाती हैं। तो ये क्या हो गया, द्वितीयक अनुक्रमण हो गया। ठीक है, आप देखो यहाँ पे दो एग्जाम्पल है बेटा। एक एग्जाम्पल किसका है, एक एग्जाम्पल किसका है, हम इसके दो भाग पढ़ेंगे एग्जाम्पल में, एक हाइड्रोसीयर और एक लिथोसीयर। हाइड्रोसीयर मतलब, हाइड्रो मतलब क्या होता है, जल, जलारंभी। जल में होगा, नवनिर्मित तालाब है, पहले पादप प्लवक बनेंगे, फिर प्लावी बनेंगे, फिर जड़ीय बनेंगे, फिर दलदल बनेगा, फिर वन समुदाय बनेगा। अभी हम आगे देखेंगे डायग्राम से। दूसरे लिथो, चट्टान पे शुक्तारंभी, इसमें पहले लाइकेन बनेंगे, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और लास्ट में वन बनेंगे। आपको पता है विकास के क्रम में सबसे पहले ब्रायोफाइटा, जो पानी के जैसे बगल होते थे, उनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी की जरूरत होती थी। फिर उनसे एडवांस बने कौन, टेडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, चलो इसको एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है, आपने ये जली वाला देख रहे हो आप, तो ये जली वाले में आप देखो क्या है, सबसे पहले क्या है, आपके फाइटोप्लैंक्टन्स बने, फिर फ्लोटिंग बनना शुरू हुए, फिर जड़ीय बने जिनकी जड़ नीचे थी। अब धीरे धीरे क्या होगा, पानी कम हो जाएगा क्योंकि इनकी संख्या बढ़ रही है। फिर फ्लोटिंग लीव्स वाले बनने लगे, फिर इसके बाद मार्शी, ये दलदल जैसा बन गया, पानी कम होता जा रहा है, पौधों की संख्या ज्यादा होती जा रही है। फिर छोटे छोटे हर्ब श्रब्स बने और फिर लास्ट में क्या हो गया, बड़े बड़े वृक्ष बनने लगे। तो यहाँ पे ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स थे ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, मैंने बताया था कि सबसे जो पहले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉइनियर, यानी कि मूल अन्वेषक। और वो सबसे लास्ट में जो है ये क्या हो गए, ये क्लाइमेक्स या फिर चरम, इसको क्या बोलेंगे, चरम अनुवेशक बोलेंगे या समुदाय बोलोगे, मूल अन्वेषक और चरम समुदाय। ठीक है, और ये लिथोस्फीयर वाला एग्जांपल देख लो भाई, एक मिनट। लिथोस्फीयर का एग्जांपल देख लें। देखो ये रॉक है, सबसे पहले लाइकेन्स बने, फिर ग्रासेस और वीड्स आई, फिर मिक्स हर्बीवर्स श्रब्स आए, फिर क्या हुआ, मैच्योर फॉरेस्ट आए, और सबसे लास्ट में क्या हुआ, बड़े पूरे घने फॉरेस्ट बन गए। तो लाइकेन्स क्या हो गया, लाइकेन्स सबसे मूल अन्वेषक बन गया, पॉइनियर बन गया। बीच वाले क्या हो गए, क्रमिकी हो गए, और सबसे लास्ट वाला क्या हो गया, क्लाइमेक्स हो गया, चरम हो गया, चरम समुदाय। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा वो है पोषक चक्र। ठीक है, पोषक चक्र में हमें क्या पढ़ना है भाई, जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो मतलब क्या हुआ, सजीव, भू यानी जियो मतलब निर्जीव, जिसमें वायु जल स्थल आ गए, रासायनिक मतलब ये रसायन सारे, और चक्र मतलब क्या होता है, एक साइकिल, यहाँ से शुरू हुआ तो वापस यहीं पे आके खत्म हो, ये चक्र है। अब इन पोषक चक्रों में हमें दो चक्र पढ़ने, एक गैसीय चक्र जिसमें आपकी बुक में कार्बन चक्र का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और दूसरा है अवसादी चक्र जिसमें हम फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है नहीं, आगे चलें तो चलो कार्बन चक्र देखते हैं। अब देखो आपको पता है कि कार्बन चक्र जो है लगभग 71% कार्बन समुद्रों में घुलनशील है, लगभग 71% कार्बन समुद्रों में घुलनशील है। ठीक है, एक बार इसको मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं। लगभग 71% कार्बन समुद्रों में घुलनशील है। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी थी ना, 6CO2 प्लस 12H2O मिलके क्या बना रहे हैं, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, समझ जाना।
ठीक है, ये बन रहा था, याद करो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस पढ़ी थी ना, यहाँ पे क्या है H है, प्रकाश है। ये भी आपको पता है कि ये जो CO2 था यही क्या बना रहा था, C6H12, और ये जो 12H2O था यही क्या बना रहा था, O2 बना रहा था। यहाँ पे हमने 12H2 ले लिया क्योंकि कुछ जल की हानि हो गई वाष्पोत्सर्जन में और बाकी इस ये निर्मित हो गया। ठीक है, आप फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं क्लियर है तो अभी 11th में मैंने पढ़ाया, जाके देख लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो CO2 है यही स्थिरीकरण करके अब क्या बना रहा है, C6H12O6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 × 10⁻13 kg वर्ष कुल कार्बन का स्थिरीकरण करके ग्लूकोज का निर्माण होता है। कितना, 4 × 10⁻13, ये याद रखना है। ठीक है, अब आओ कार्बन चक्र देख लेते हैं। वायुमंडल में CO2 है, आपने कहा हाँ मैम है। प्लांट्स ने ये फोटोसिंथेसिस किया, CO2 को देखो यूज किया, आपने कहा हाँ मैम यूज किया, CO2 को इन्होंने लिया। अब यही पादप श्वसन कर रहे हैं तो कुछ CO2 छोड़ भी रहे हैं। हम लोग जंतु, हम लोग श्वसन कर रहे हैं, हम लोग कुछ CO2 छोड़ रहे हैं, वापस से कहाँ जा रहा है, वायुमंडल में जा रहा है। जब यही पादप और जंतु मर जाएंगे, अपरद बन जाएंगे, इनका अपघटन होगा, तो जो सूक्ष्म जीव यूज होंगे वो भी श्वसन करेंगे, वो भी कहाँ जाएगा, वायुमंडल में जाएगा। अब हम इन पादप को यूज करके जो ईंधन जला रहे हैं उनसे भी मुक्त होगा CO2, कहाँ जाएगा, वायुमंडल में जाएगा। इसके अलावा जो हम फैक्ट्रीज वगैरह यूज कर रहे हैं वहां से भी जो निकलेगा वो भी कहाँ जाएगा, वायुमंडल में जाएगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। भाई जितना हम दे रहे हैं वातावरण को उतना हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, काटते जा रहे हैं। ठीक है, अब इस साइकिल से भी देख लेते हैं एक बार, इस साइकिल से भी देख लेते हैं। देखो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, आपने बोला हाँ मैम है, फोटोसिंथेसिस किया, प्लांट ने यूज किया, लेकिन यही प्लांट और एनिमल जब रेस्पिरेशन करेंगे तो वापस एटमॉस्फेयर में भेज देंगे। अब जो अपरद बना उनके अपघटन में भी जो सूक्ष्म जीव यूज हुए वो भी भेज देंगे, जो फैक्ट्रीज वगैरह से निकल रहा है वो भी वापस चला जाएगा। तो ये एक चक्र चल रहा है, हम यहाँ भेज रहे हैं, फिर अवशोषित कर रहे हैं, फिर भेज रहे हैं, तो यही क्या हो गया, कार्बन साइकिल हो गई। अब हम क्या देख लेते हैं, ये है फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, फॉस्फोरस साइकिल को हम क्या कहते हैं, अवसादी चक्र भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये फॉस्फेट आयन है, चट्टानों पे वगैरह पे रहते हैं, पानी से बाकी और चीजों से इनका क्या होगा, अपक्षय होगा चट्टानों का, और ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, मृदा में आएंगे, मृदा से कहाँ जाएंगे, पादप में जाएंगे, पादप को कोई जंतु खाएगा उसमें जाएंगे। जब ये पादप और जंतु मर जाएंगे, इनका अपरद होगा, अपघटन होगा, वापस से फिर किस में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। देखो फॉस्फोरस साइकिल तो छोटी, मेरे को कोई साइकिल ही नहीं लगती भाई, बहुत आसान है। ठीक है, देख लो यहाँ से भी यही सारी चीजें देख लो, यहां से भी देख लो, वाटर एंड रेन इरोड फॉस्फोरस रिच रॉक। ठीक है, वो क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, रिवर कैरी ग्रेवल टू वाटर बॉडीज। अब देखो यहाँ से क्या होगा, प्लांट में जाएगा, जमीन से प्लांट से एनिमल्स में जाएगा। यहाँ से क्या होगा, जब ये मर जाएंगे अपरद होगा, सॉइल में जाएगा, सॉइल से वापस फिर कहाँ चला जाएगा, वापस से चट्टान में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो जियोलॉजिकल अपलिट्स हैं ये फिर कोशिश करेंगी न्यू रॉक्स को सरफेस तक भेजने की, फिर यही प्रोसेस होगा, फिर ये पूरा चलेगा। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी फॉस्फोरस साइकिल। इसके बाद आपका एक टॉपिक और है बेटा, पारितंत्र सेवाएं। देखो पारितंत्र सेवाओं में आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, आप वही सारी चीजें पढ़ेंगे पारितंत्र सेवाओं में जो आप अभी पढ़ चुके हैं। जैसे जो भी आपके पौधों का जो भी यूज है, जो भी बेनिफिट्स है, जो सारी चीजें पारितंत्र किस तरीके से जो है हमें हेल्प कर रहा है, ये सारी चीजें ही आपको इस टॉपिक में लिखना है। तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपने अभी सारी चीजें पढ़ी वही सारी चीजें इसमें आ जाएगी। ठीक है, वही बेनिफिट्स इसमें आपको लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, आपको जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, एनर्जी का जो है लॉ है, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो देखो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया, फिर मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ। अब आपका बस एक ही चैप्टर बचा है, उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। थैंक यू।